हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है और आज इसका आपके लिए लेक्चर 4 आ रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग कौन सी क्लास करने वाले हैं ये देख लेते हैं कि कौन सा सेशन हम यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये हमारा 4th लेक्चर रहेगा एंड आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 29 दिसंबर 2020 के 3 PM से 4:30 PM वाली शिफ्ट में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से टाइप ऑफ लेंस जो है वो हमें यूज करने होते हैं यहाँ पर मायोपिया को ट्रीट करने के लिए। तो मायोपिया को ट्रीट करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस जो होते हैं वो यहाँ पर यूज करने रहते हैं। कौन से लेंसेज हैं गाइस? डाइवर्जिंग लेंसेज। अब डाइवर्जिंग लेंसेज में बेसिकली होता क्या है, मायोपिया मैंने क्या बताया था आपको, ये होती है नियर साइटेडनेस, मतलब आपको दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर अच्छे से दिख जाते हैं लेकिन पास वाले नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मायोपिया की, तो आप क्या देखेंगे, मायोपिया में हमारे पास में कुछ इस तरीके के लेंसेज को हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्वेचर में गड़बड़ हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह के लेंसेज जो हैं वो हमें यहाँ पर यूज करने होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारे पास में इससे होगा क्या, यहाँ पर जो रेज है अगर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी रेज होती हैं वो स्प्रेड आउट कर दी जाती हैं बिफोर दे एंटर द आई। आई में आपकी एंटर करने से पहले ही यहाँ पर जो रेज है वो आपके लिए स्प्रेड आउट कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इसकी वजह से यहाँ पर आप लोग आसानी से जो फोकल है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा और देख पाते हो। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम कौन से लेंसेज यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंसेज हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंसेज में क्या हो रहा होता है, सबसे पहले तो हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं देते। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंसेज यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, हाइपरमेट्रोपिया में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाती हैं बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, रेटिना के पीछे आपकी जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाती हैं, एक जगह फोकस हो जाती हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है साउथ अमेरिका की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, ब्राजील है। कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं हमें साउथ अमेरिका में, यहाँ पर हमारे पास में अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो आपको साउथ अमेरिका में मिल जाते हैं। राइट, अगर मैं बात करूं अमेज़न फॉरेस्ट की, तो अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में आपको पता होगा, सबसे बड़े हमारे पास में ये फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पर 40% साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो इसको कवर कर लेते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री में आते हैं, डेफिनेटली ब्राजील में सबसे बड़ा पार्ट आता है, फिर आता है बोलीविया में, पेरू में, इक्वाडोर में, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनेम एंड फ्रेंच गुयाना। अच्छा, वेनेजुएला में थोड़ा 1-2 साल पहले आपने देखा था कि आपको यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन देखने के लिए भी मिल गया था। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में जो लिस्ट है साउथ अमेरिकन कंट्रीज की, उनकी कैपिटल और यहाँ पर उनकी करेंसी की। तो सबसे पहले आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल कौन सी है, ब्यूनोस एयरिस, काफी इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें इनकी करेंसी क्या है, तो पीसो, पैसों से याद कर लो, पीसो जो है वो इनकी करेंसी हो जाएगी। ठीक है, फिर आती है बोलीविया। बोलीविया की ब्राजीलिया जो है वो क्या है, यहाँ पर इनकी बेसिकली देखो, अगर मैं बात करूं, सॉरी ये ब्राजील की होती है, एक सेकेंड, अगर बोलीविया की बात करें तो सुकर जो है, सुकर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इनकी कैपिटल। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कैपिटल की, इनकी भी 2 कैपिटल है, तो ला पास जो है वो इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और बोलीवियन, बोलीवियानो, ये क्या है, ये इनकी करेंसी है। अब आ जाते हैं ब्राजील पर।
तो ब्राजील का आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ब्राजीलिया जो है वो इसकी कैपिटल है, और रियल जो है, ठीक है, ब्राजीलियन रियल इनकी करेंसी हो जाती है। चिली की बात करें तो यहाँ पर सैंटियागो जो है, सैंटियागो का आपने एड वगैरह भी देखा होगा, बहुत ही अच्छी सी सिटी है यहाँ पर। तो चाइलियन पैसो जो है, ठीक है, चिलियन पैसो यहाँ पर इनकी भी हो जाती है, पैसो अर्जेंटीना की भी है, चिली की भी है, ठीक है। फिर आती है कोलंबिया। कोलंबिया की अगर हम बात करें तो बोगोटा जो है, बोगोटा, बोगोटा यहाँ पर कोलंबिया की क्या है, कैपिटल है, और अगेन कोलंबियन पैसो जो है वो इनकी करेंसी हो जाती है। इक्वेडोर की बात करें तो इक्वेडोर जो है वो यहाँ पर डॉलर्स को यूज करता है, और क्विटो जो है, क्विटो यहाँ पर इसकी कैपिटल हो जाती है। फिर आती है आपकी गुयाना। तो गुयाना की अगर मैं बात करूं तो गुयाना में आपका जॉर्ज टाउन जो है, ठीक है, जॉर्ज टाउन यहाँ पर इसकी कैपिटल है, और गुयानीज डॉलर जो है वो आपके लिए क्या बन जाती है, वो यहाँ पर आपकी करेंसी बन जाती है। इसके बाद में आता है आपका पैराग्वे। पैराग्वे किसकी है, असुनक्योन की, ठीक है, और यहाँ पर पैराग्वेन गुआरानी, ठीक है, ये क्या है, ये इनकी करेंसी है। इसके बाद में पेरू, पेरू इंपॉर्टेंट है, पेरू याद कर लेना। लीमा जो है वो यहाँ पर इनकी कैपिटल हो जाती है, और पेरूवियन सोल जो है वो इनकी करेंसी है। फिर आती है सुरीनेम, परम रिबो इनकी क्या है, यहाँ पर करेंसी कैपिटल है, और सूरीनामीज डॉलर क्या है इनकी, वो इनकी यहाँ पर करेंसी हो जाती है। उरुगो की बात करें तो उरुगे के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपकी मोंटे वीडियो, ठीक है, और उरिगन पैसियो जो है वो इनकी करेंसी है। वेनेजुएला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि थोड़ा न्यूज में भी चल रही है। तो यहाँ पर काराकास जो है वो इनकी कैपिटल है, और बोलीवार जो है वो इनकी करेंसी हो जाती है। चलिए, तो ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका में, एरिया और पॉपुलेशन वाइज दोनों ही। यहाँ पर 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर हो रहे हैं, और नियरली हाफ द कॉन्टिनेंट जो है वो हम कवर कर कर चलते हैं। ये यहाँ पर साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है उन्हें बॉर्डर करती है, एक्सेप्ट आपका चिली और इक्वेडोर, ठीक है। अब बात करते हैं इसरो जो है, इसने यहाँ पर एक साथ 104 सैटेलाइट्स एक सिंगल फ्लाइट में क्या की थी, यहाँ पर निकाली थी। कब की थी, लॉन्च की थी, ये की थी इन्होंने आपकी बेसिकली 2017 में, ठीक है। अब ऐसे कोई क्वेश्चन जो कि थोड़े ज्यादा न्यूज में रहे वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक बार इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगर बात करें यहाँ पर ये कब आया था, 15 अगस्त 1969 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और इसके फाउंडर कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, या फिर यहाँ पर भाभा एटॉमिक कैसे स्टार्ट हुआ था वो सब जानना है तो सोनी पर एक बहुत अच्छी सीरीज है, वो आपको देख लेनी चाहिए। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में भी है बट काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। अच्छा, फाउंडर के बाद में हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो बैंगलोर कर्नाटका में यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अगर हम बात करें पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, वो यहाँ पर इसका पेरेंट वो होगा। और अगर हम बात करें करंट चेयरमैन कौन है, हमारे इसरो के करंट चेयरमैन की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कौन है इसके चेयरमैन। इसके चेयरमैन है हमारे अब वी नारायण, ठीक है। तो वी नारायण जो है 13 जनवरी को इन्होंने अपना पद संभाला था। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे सोमनाथ जी, ठीक है। तो यहाँ पर एस सोमनाथ इससे पहले इनके क्या थे, चेयरमैन थे, ठीक है। अच्छा, कुछ की मिसाइल्स और मिशन और सैटेलाइट्स सुन लो एक बार अच्छे से। सबसे पहले आर्यभट्ट है जो कि 1975 में आई थी, ये इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी। क्या नाम था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही जीरो निकाला था, तो यहाँ पर इसे याद कर लो। SLV-3 जो है फर्स्ट सैटेलाइट जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, और रोहिणी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च हुई थी। चंद्रयान 1 आपको पता है पहला ल्यूनर मिशन था, ल्यूनर किससे रिलेटेड होता है, मून से, ठीक है। चंद्रयान 2 जो है यहाँ पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी और ऑर्बिटर सक्सेसफुल था, लेकिन जो लैंडर था, लैंडर कौन सा था,
विक्रम, ठीक है, विक्रम साराभाई के ऊपर ही था, तो लैंडर विक्रम जो था वो यहाँ पर फेल हो गया था। फिर इसके बाद में चंद्रयान 3 जो था वो सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया था। मंगलयान जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट एशियन नेशन बन गया था इंडिया जो कि मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा था। गगनयान की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि 26-27 तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा इनसेट जीसेट सीरीज के बारे में, तो यहाँ पर इनसेट और जीसेट जो है वो आपका कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट से रिलेटेड है। नाविक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इंडिया की रीजनल सैटेलाइट है बेसिकली नेविगेशन के लिए, जैसे आप वो यूज करते हो ना, जीपीएस यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पर नाविक है। तो नेविगेशन विद इंडियन कंस्टिलेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये इंडिया की रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि इसरो ने डेवलप की थी, और ये प्रिसाइज पोजीशन, वेलोसिटी, टाइमिंग इन सबको सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, एंड केवल इंडिया को नहीं सराउंडिंग रीजन्स को भी प्रोवाइड करती है। इसको हम IRNSS भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाविक काफी इंपॉर्टेंट रहती है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, राइट, इतना याद हो जाएगा। चलो इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपको आदित्य L1 के बारे में पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची जो होता था वो था यहाँ पर सूरज, ठीक है। तो 2023 में इंडिया का पहला सोलर मिशन था ताकि यहाँ पर सन को स्टडी कर पाए। फिर PSLV की बात करें तो वर्क हाउस लॉन्च व्हीकल है ये इसरो का। GSLV Mark 3 आपको पता ही है, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, और ये चंद्रयान 2 के लिए भी यूज हुआ था, और गगनयान में भी हम GSLV MK3 मार्कर 3 को ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह भी यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर पूछ रहे हैं जो जटाका टेल्स है वो किससे रिलेटेड है। तो जटाका टेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आपको जटाका टेल्स के बारे में पता होना चाहिए। जटाका टेल्स जो है वो आपकी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पर स्टोरीज होती है, कहानियां, टेल्स का मतलब होता है कहानियां, ठीक है, छोटी छोटी कहानियां होती है, शॉर्ट स्टोरीज। तो यहाँ पर एक वॉल्यूमिनस बॉडी है लिटरेचर की, जिसमें कि हम देखते हैं प्रीवियस बर्थ जो है हमारे बुद्धा के ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में वो कौन कौन से हुए थे, और ये जो स्टोरीज है ये मॉरल लेसन्स आपको प्रोवाइड करती हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए होती है ना वैसे ही, और यहाँ पर बुद्धिस्ट टीचिंग का बहुत बड़ा पार्ट मानी जाती है। तो यहाँ पर टोटल आपके पास 550 स्टोरीज है ऐसी, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है जटाका के लिए, पाली लैंग्वेज में ये आपकी बनी हुई है, और जटाका का मतलब होता है बर्थ, तो जैसा बताया था बुद्धा के बर्थ के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो हमारा पूरा ट्रेडिशन है ये 4th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और रिटन फॉर्म जो है वो हमारी 3rd सेंचुरी BC में स्टार्ट हुई थी। उल्टा चलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा जब हम BC में जाते हैं तो, है ना। चलिए इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें अगर स्क्रिप्चर्स की, तो खुडक्का न्याया और सुट्टा पिटाका, ये याद रखना, सुट्टा पिटाका में आपका खुडक्का खुडक्का निकाया, ठीक है, ये आपका क्या है, ये यहाँ पर आपका स्क्रिप्चर है, इतना याद हो जाएगा। अच्छा की थीम्स क्या क्या है, धर्मा, ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, नॉन वायलेंस, विजडम एंड क्लेवरनेस, सैक्रिफाइस एंड जेनरोसिटी, कर्मा एंड रीबर्थ, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास है। अच्छा अब इसमें कुछ फेमस जटाका टेल्स जो है वो सुनो। एक तो है मंकी किंग, एक है आपका गोल्डन डियर, एक है हरेस सैक्रिफाइस, इसके बाद में यहाँ पर बनियान ट्री और वाइस पैरेट, ठीक है। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाती है, अजंता केव्स में। अजंता केव्स किससे रिलेटेड थी, बुद्धिज्म से। एलोरा केव्स किससे रिलेटेड थी, जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा इनमें से नहीं है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सारी की सारी जो भी इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट है वो बताई थी। तो जंतर मंतर जो है
वो इसकी फॉर्म नहीं है, ठीक है। जंतर मंतर जो है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके लिए एक नॉर्मल साइट होगी, ना कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या था? यूनेस्को का फुल फॉर्म आपके लिए था यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को याद हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में और क्या था? इसके बाद में हमारे पास में पता होना चाहिए कि यूनेस्को की जो फर्स्ट इंडियन साइट थी, ठीक है, वो कौन सी ली थी इन्होंने? अजंता केव्स, एलोरा केव्स और आगरा फोर्ट। तो सभी को इन्होंने 1983 में अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या आता है? इसके बाद में एक सेकेंड, इसके बाद में हमारे पास आता है कि भाई कितनी इंडिया में साइट्स है। तो अगर हम बात करें 42 इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पर आती है। तो कौन कौन सी है एक और बार बता दूं क्या? चलो बता देती हूँ। अजंता केव्स, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है, ठीक है। और महाराष्ट्र में क्या है? एलिफेंटा केव्स है। तो केव्स आ जाए तो फिर आप समझ जाना कि ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी आपका महाराष्ट्र में है, तो जो कि मैंने आपको बताया था एक ही रेलवे स्टेशन है हमारा इस तरह का। इसके बाद में और क्या है आपके पास में? फिर आते हैं आपके पास में सांची स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो रॉक शेल्टर्स आपके भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा और क्या मिलते हैं? सांची स्तूपा, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। फिर आते हैं खजुराहो टेम्पल, ठीक है। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आपकी मध्य प्रदेश में आ जाती है। इसके अलावा गाइस अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा से आपको सन टेम्पल जो है कोणार्क में, वो देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार की, तो जो लोग बिहार से हैं उनको पता होना चाहिए नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी आती है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो भी आपका इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तमिलनाडु की, तो महाबलीपुरम से रिलेटेड जो हमारी मॉन्यूमेंट्स का ग्रुप है वो पूरा ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो है वो भी आपके तमिलनाडु के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में से और कोई नहीं है, ठीक है। अगर बात करें कर्नाटका की, तो यहाँ पर होसाला टेम्पल्स जो है, होसाला टेम्पल्स, ठीक है, वो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आ जाते हैं। और कोई है कर्नाटका में? डेफिनेटली है पट्टाडाकाल, पट्टाडाकाल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर चर्चेस और कॉन्वेंट्स की, गोवा में आपके आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास में और क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार और इट्स माउंटेन्स, ठीक है, मॉन्यूमेंट सॉरी, तो कुतुब मीनार पूरा का पूरा छोटी छोटी मॉन्यूमेंट्स है उसके बगल में, वो सारी की सारी आपकी आ जाती हैं। और लाल किला जो है, रेड फोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो रेड फोर्ट आपका यहाँ पर न्यू दिल्ली से किसमें आता है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ जाता है, ठीक है। गुजरात से क्या आता है? गुजरात से आता है आपका चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और रानी की वाव, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद एंड धोलावीरा हड़प्पन सिटी, धोलावीरा आपको पता ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो भी आपकी आ जाती है। वेस्ट बंगाल में क्या आता है? शांति निकेतन, शांति निकेतन किससे रिलेटेड है? यहाँ पर हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान से क्या आता है? जंतर मंतर आपका जो है वो राजस्थान वाला आपका आता है। हिल फोर्ट्स जो है राजस्थान की, वो भी आपकी इसके अंदर आ जाती है। और कोई आता है क्या? देखो इसके अलावा ना अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर रेलवेज बने हुए हैं, दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका, शिमला जो है, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीपल स्टेट्स में माउंटेन रेलवेज जा रही हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आ जाती है। आई होप अभी आपको सभी स्टेट्स के रिलेटेड यहाँ पर याद हो चुके हैं। एक रह गया, बताओ कौन सा? कांचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेचुरल हेरिटेज साइट्स हमारे पास 7 हैं। कौन कौन सी हैं? कांचनजंगा नेचुरल पार्क है हमारे पास में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, लेकिन काजीरंगा जो है ये हमारा नेशनल पार्क असम में है। वना हॉर्न राइनो वाला जो बताया था, केओलादेव नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, बर्ड लाइफ से रिलेटेड बताया था। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, बताया था मानस रिवर जा रही है। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में है, नंदा देवी एक मंदिर भी है।
सुंदरबंस जो है नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबंस आपको पता ही होगा, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मैच करते हुए मिलते हैं और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड शायद वहां पर आपको लाल चंदन भी मिल जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के बीच में है। एंड इसके अलावा आपके पास में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर बात करें कांचनजंगा के बारे में, तो कांचनजंगा आपको पता ही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल हेरिटेज साइट दोनों ही आती है। ठीक है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में आपका हेडक्वार्टर रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, इंडिया जो है 6ठे नंबर पर आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। शांति निकेतन जो है वो 2023 में ऐड किया था इन्होंने, और होसाला टेम्पल्स को भी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें हड़प्पन साइट्स 2021 में आई थी। इसके अलावा जो टैग क्राइटेरिया है उसमें क्या होता है, 6 कल्चरल और 4 नेचुरल साइट्स हमारी होनी चाहिए। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इनको प्रोटेक्ट कर रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काफी सारा डिटेल हमने पढ़ लिया है, अगर अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फेमस ट्रैवलर्स जो है, ठीक है, फेमस ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे वो, और यहाँ पर हमारे पास में कहाँ कहाँ वो घूमे थे, ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इब्न बतूता जो है उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इब्न बतूता जो थे फेमस ट्रैवलर कहाँ के थे, मोरक्को से थे, और ये एक मुस्लिम स्कॉलर थे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी वो घूमी थी, तो अफ्रीकन रीजन इन्होंने घूम लिया था, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इंडिया और चाइना। और ये सारी चीजें इन्होंने किस बुक में डाली थी, रिहाला। ठीक है, द जर्नी। अच्छा, इसके अलावा और कौन थे, तो मेगास्थनीज थे ग्रीस में, इनको हम एम्बेसडर ऑफ सेलेस्कस भी जाने जाते हैं। ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में ये आए थे ताकि ये यहाँ पर डिप्लोमेटिक एनवॉय बन पाए हमारे मौर्यन कोर्ट के। फिर आए थे फाहीन। फाहीन कहाँ से थे, चाइना से। नाम लिख दूं क्या, पता होना चाहिए वैसे ये थोड़ा सा हिस्ट्री का। फाहीन ये है चाइना से। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के टाइम पर आए थे और बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे ये। और इसके बाद में आए थे ह्यूनसांग। ह्यूनसांग टी साइलेंट है यहाँ पर। तो ये आपके आए थे चाइना से, और ये हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज थे और इन्होंने स्टडी की थी। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था बुक का, साई यू की, जिसमें इन्होंने सारी की सारी बातें यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी मेंशन की थी। इसके बाद में आपके पास में अरब से आए थे अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी कहाँ से थे, इराक से थे। और यहाँ पर इन्होंने अर्बन अकाउंट में इंडिया के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। अल ब्रूनी, ठीक है, अल ब्रूनी की अगर हम बात करें तो अल ब्रूनी आपके पर्शिया से थे। और ये कब आए थे, महमूद ऑफ गजनी जो थे उनके टाइम पर आए थे, स्कॉलर और रिसर्च थे। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इन्होंने लिखी थी तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ठीक है, और इब्न बतूता का हमें पता ही है, रिहला इन्होंने लिखी थी। ये दिल्ली के काजी भी माने गए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे, मोरक्को से आए थे। इसके अलावा और कौन आया था यहाँ पर, मार्को पोलो आए थे। मार्को पोलो अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये साउथ इंडिया में गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कालकटिया डायनेस्टी के टाइम पर आए थे, वेनिस से थे ये मार्को पोलो, कहाँ से थे, वेनिस। ठीक है, इसके अलावा निकोलो डी कॉन्टी, जैसे इनका नाम है निकोलो डी कॉन्टी, ये कहाँ से थे, ये थे इटली से। विजयनगर एम्पायर के टाइम पर ये आए थे, उन्होंने अगेन साउथ इंडिया विजिट किया था। फिर अब्दुल रजाक थे, अब्दुल रजाक पर्शिया के थे, और यहाँ पर इन्होंने बताया था हम्पी के बारे में। अच्छा, डायमंड्स के बारे में किसने लिखा था, जीन बैप्टाइट ट्रेवनियर ने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था, इंडिका। मेगास्थनीज की बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, फाहीन ने यहाँ पर लिखा था हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्टिक लाइफ के बारे में। ह्यूनसांग ने लिखा था नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। अल ब्रूनी ने अपनी तहकीक ए हिंद बुक में लिखा था यहाँ पर कि किस तरीके से इंडियन कल्चर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और रिलीजन जो है वो यहाँ पर साइंटिफिक वे में डिस्क्राइब किया था उनको। इब्न बतूता जो थे वो काजी बन गए थे दिल्ली के, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे। फ्रेंकोइस बार्नियर जो थे वो यहाँ पर यूरोपियन लीडर बने थे मुगल्स के लिए। ठीक है, और डोमिंगो पाइस जो थे ये यहाँ पर उन्होंने कृष्ण देव राय के बारे में सारी बातें लिखी थी, जो कहानियां आप यहाँ पर सुनते हैं अबाउट हमारे तेनाली रामा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसके बारे में है, ये है कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम। कम्युनल मतलब हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये यहाँ पर पहली बार कौन लेकर आए थे, तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो है, ठीक है, उसके अंडर हमारे पास में क्या आया था, यहाँ पर कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम आया था, ठीक है। अच्छा, ये कौन से ईयर में आया था, ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1909 में। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम मुस्लिम्स के लिए एक अलग से इलेक्टोरेट बनाएंगे, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को आप अपना बड़ा करो, और यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की इन्होंने बात करी। तो ये यहाँ पर इनकी किस पॉलिसी से रिलेटेड हो गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से रिलेटेड ये हो गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम यहाँ पर मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को क्या किया, इन्फॉर्म किया था, ठीक है। अच्छा, कुछ और एक्ट्स के बारे में आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनते हुए जाना। अच्छा, और यहाँ पर इनके ईयर्स याद कर लेना कि कौन कौन से ईयर्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले कौन सा आया था, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये यहाँ पर किस लिए आया था, ताकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर पाए, हम मतलब ब्रिटिशर्स करना चाहते थे। और यहाँ पर जो हमारे गवर्नर थे बंगाल के, वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और कौन थे पहले ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया था कैलकाटा में। सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में आया था ना पहली बार, फिर बाद में यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था दिल्ली में। फिर आते हैं आपके 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, यहाँ पर डुअल कंट्रोल की बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर डुअल कंट्रोल किसका था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये इन्होंने बोला कि भाई एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेकर आते हैं पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। और यहाँ पर जो क्राउन है, क्राउन मतलब जो वहां की रानी थी क्वीन विक्टोरिया, उनके कंट्रोल में ज्यादा चीजें लाने की बात हुई। फिर आया 1813 में चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि कंपनी की मोनोपोली को हम खत्म करते हैं, केवल अब ये जो इनको मोनोपोली है वो टी में यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर चाइना के साथ ट्रेड में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको इंडिया में बुलाया गया कि अब यहाँ पर कन्वर्जन शुरू करो। फिर आया 1833, तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें कि इन्होंने कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। अब ये भी खत्म कर दिया, और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है वो आपके कौन बने, लॉर्ड विलियम बन गए, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने अब बोला कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो आपके बन जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसे कौन थे ये, लॉर्ड बेंटिक, नाम याद रख लेना, एग्जाम में आ जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम है पूरा इनका, बेंटिक से आप इसको याद कर लो। और ऑल्सो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन जो था वो भी यहाँ पर सेटअप हुआ था। फिर आया 1853। 1853 में चार्टर एक्ट जो आया था, इन्होंने यहाँ पर ओपन कंपटीशन कर दिया सिविल सर्विसेज में, ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में इन्होंने बोला कि अब यहाँ पर जो हमारे पास में इंडियंस है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया जो है वो क्रिएट कर दी गई। इसके बाद आता है 1858। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या आया था, यहाँ पर जो कंपनी रूल था, ठीक है, अब इंडिया जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, कंपनी रूल आपका बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, और यहाँ बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म की गई। चलिए इतनी काफी है, और थोड़े से बता दूं, चलो तो दो और बता देती हूँ। 1861 में हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट आया, जहां पर इन्होंने बोला कि जो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स हैं उन्हें हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 का, जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो जहां पर आपके पास में नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिए गए और इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ऑल्सो बजट पर ना लिमिटेड डिस्कशन अलाउ करा गया, जैसे फाइनेंस मैटर में तो तुम नहीं बात करोगे, लेकिन हाँ चलो एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए तो दे देते हैं, छोटे मोटे जो हमारे सिविल मैटर्स हैं उनके लिए हम पैसा दे देते हैं, बड़ी चीजों में तुम यहाँ पर बात नहीं करोगे। अच्छा, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद में 1919 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए थे, नाम पता है क्या है,
मॉन्टेग्यू कैम्प्स फॉर्म रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू कैम्प्स फॉर रिफॉर्म्स, ठीक है। अब ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर आए थे एंड यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब डायरार्की रहेगी प्रोविंसेस में, जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें हमारे पास रिजर्व्ड वर्सेस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स रहेंगे। बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो गया, बाइकैमरल मतलब दो हाउसेस बनने लग गए अब हमारे सेंटर में, और प्रोविंशियल काउंसिल्स जो थी उन्हें एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। क्रिप्स मिशन कौन से ईयर में आया था, किसी को पता है? 1942 में। क्या हुआ था उसमें? इन्होंने बोला चलो तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे जब हम वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाएंगे उसके बाद में, ठीक है। 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान। इधर इन्होंने क्या बोला? ये बोले चलो तुमको ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो प्रपोज कर देते हैं, और यहाँ पर सेपरेट पाकिस्तान का जो आइडिया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान में सेपरेट पाकिस्तान के लिए मना कर दिया था, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसके बारे में है एस्काई कोड के बारे में, कि एस्काई कोड जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश कैरेक्टर्स को एस नंबर्स। तो यहाँ पर एक्रोनिम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली क्या है? एक 7 बिट का ना नंबर होता है, 7 बिट कैरेक्टर, याद रख लेना। ये भी पूछा जा सकता है कि एस्काई कोड में कितने बिट्स होते हैं, तो 7 बिट्स का कैरेक्टर होता है जिसको हम एनकोडिंग के लिए यूज करते हैं। 0 से लेकर 127 तक यहाँ पर आपके पास में रेंज है, डेसिमल्स में भी मिलती है। पर्पस क्या है? लेटर्स, डिजिट्स, पंक्चुएशन, मार्क, कंट्रोल कैरेक्टर्स, ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करना है। अब ये हमारी प्रोग्रामिंग में, टेक्स्ट फाइल्स में, HTML, ईमेल हेडर सब में यूज होती है। तो अगर हम बात करें, एस्काई के बाद में आया था एक्सटेंडेड एस्काई, एक्सटेंडेड एस्काई। इसमें क्या हुआ? इसमें आपको 8 बिट का कैरेक्टर दे दिया गया, ठीक है। ये यहाँ पर ए से जी, और अब कुछ लोग कहेंगे जेड होता है मैम, हाँ जेड होता है, लेकिन वो हिंदी में हम लोग जेड बोलते हैं, अदरवाइज जी होता है, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर्स, मेरी जो पुरानी क्लासेस होती है ना उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को लेकर फोकस्ड रहते हैं। चलिए, कंट्रोल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आते हैं आपके, और केस सेंसिटिव जो है, ठीक है। यस, अगर यहाँ पर हम बात करें, ये आपके लिए केस सेंसिटिव रहता है। जैसे मैंने दिखाया ना, ये अलग कोड देगा, ये अलग कोड देगा, ये अलग, और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए आपके लिए अलग कोड होते हैं, ठीक है। तो अगर ए जो है, कैपिटल ए 65 से शुरू हो रहा है, तो जी जो है +26 करोगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर ये आपके लिए 90 तक आ जाएगा। +25 करोगे, ए का 65 है क्योंकि। फिर यहाँ पर आपके पास में और क्या है? अगर स्मॉल ए की बात करें तो इसके लिए कौन सा कोड है? 97। जी के लिए कौन सा हो जाएगा? 122 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जीरो के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं? जीरो के लिए करते हैं 48। तो 9 के लिए हो गया 57। स्पेस के लिए हम 32 करते हैं, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। स्पेस के लिए कौन सा है? 32। चलो, तो एस्काई जो है वो यहाँ पर एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड कोड कैरेक्टर है जिसको हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में, ताकि हम यहाँ पर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर पाए। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमने सभी लेटर्स को दे रखी है, डिजिट्स को दे रखी है, स्पेशल कैरेक्टर्स को दे रखी है, और कंट्रोल कैरेक्टर्स को दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सी रिवर है, ठीक है, जो कि अरेबियन सी में फॉल करती है। तो अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर्स फॉल करती हैं, आपको सभी की यहाँ पर लिस्ट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, या जो ऑप्शन आए होंगे उसमें है आपके पास तापी, ठीक है। तो कुछ अरेबियन सी में जाएंगी, कुछ बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। तो अरेबियन सी वाली देख लेते हैं कौन सी है। देखो, तापी जो है वो आपकी वेस्टवर्ड यहाँ पर फ्लो कर रही है। ये याद रखना, मेजर रिवर्स जो है ना इंडिया की, वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, है ना। अब यहाँ पर तापी जो है वो वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है और यहाँ पर अरेबियन सी में चली जाती है। अदर कौन कौन सी है? नर्मदा, माही, ठीक है। इसके ये जो है आपकी, ये किसमें जा रही है? ये आपकी जा रही है अरेबियन सी में, ठीक है। अच्छा, कौन सी रिवर्स है ऐसी जो कि आपकी वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जाएंगी? तो ऑफकोर्स गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपकी सभी की सभी इसमें फॉल हो रही होती हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ अरेबियन रिवर्स एंड लिस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल रिवर्स आपको पता होनी चाहिए। एक अलग पेज पर ना इसको बता देती हूँ। चलो, सबसे पहले आती है नर्मदा रिवर, ठीक है। ओके, पेन नहीं चल रहा, हाँ जी।
तो नर्मदा रिवर जो है वो आपकी कहाँ से शुरू होती है, अमरकंटक प्लेट्यू से। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ज्योग्राफी का हिस्सा है ये, अमरकंटक प्लेट्यू। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को कवर करती है। ये अगर हम बात करें, इसका माउथ जो है वो स्टैचुरी टाइप्स है, और यहाँ पर मार्बल रॉक्स आपको मिल जाती है। डैम कौन सा है, सरदार सरोवर डैम है आपका। फिर आता है आपका तापी रिवर। तापी रिवर कौन से रीजन में आती है, सतपुरा रेंज में आती है, ठीक है। तापी को ताप्ती भी बोलते हैं, कभी सोचो अलग अलग है, ये भी सेम है आपका। और यहाँ पर ये सूरत से आपकी फ्लो हो रही होती है। फिर आती है आपकी माही। माही रिवर जो है वो आपकी किधर से रहेगी, मध्य प्रदेश से रहेगी। और यहाँ पर एमपी, राजस्थान, गुजरात, ये आपके आते हैं। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको ये 2 बार क्रॉस कर रही होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस होकर जाता है। फिर आती है साबरमती। साबरमती का संतुल ने कर दिया कमाल, अरावली हिल्स, राजस्थान और गुजरात से, ठीक है। अगर बोले लाइफलाइन ऑफ अहमदाबाद मानी जाती है। इसके बाद में पेरियार रिवर आपको लास्ट टाइम बताई थी, केरला से होती है, याद है, और ये वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी आपको। अगेन यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर है केरला की मंडोवी रिवर, ठीक है, मंडोवी। मंडोवी रिवर जो है वो आपकी कहाँ से है, वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका से। और यहाँ पर कर्नाटका और गोवा में ये आपको मिल जाती है। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये गोवा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है जुआरी, ठीक है। जुआरी आपका वेस्टर्न घाट्स में है, गोवा में मिलेगी। जुआरी कहाँ पर मिलते हैं सबसे ज्यादा आपको, सबसे ज्यादा जुआरी लोग जो हैं वो आपको गोवा में मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर ही आप देखते हैं सबसे ज्यादा कसिनोज वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे याद कर लो, सदर्न गोवा। इसके बाद में आपके शारवती। शारवती जो है वो शिमोगा आपका कर्नाटका में है, शारवती, ठीक है, कर्नाटका में है ये। और आपकी जोग फॉल्स जो है उसके लिए जानी जाती है। कालिंदी अगर हम बात करें तो कालिंदी रिवर आपकी अगेन कर्नाटका से है। यहाँ पर सुपा डैम है, सुपा डैम, ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके अलावा पंबा, पंबा रिवर जो है वो आपकी कहाँ पर है, केरला में है। और ये जो है क्या आपकी वर्मांड लेक की तरफ जाती है। ये लेक याद हो जाना चाहिए, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, वम्बानाड लेक, ठीक है। चलो, अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, इसको याद ऐसे कर लो, नो टॉल मैन शुड प्ले मार्वलस जेस्टी शोज काइंडली, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरियार, मंडोवी, जुआरी, शारवती और कालिंदी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुवर्णरेखा, दामोदर, ऋषिकुल्या, बैतरानी और ब्रह्मणी, ठीक है। तो ये आपके लिए कौन सी है, ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। गंगोत्री ग्लेशियर से आपका ओरिजिन है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल को कवर करते हुए जाते हैं। लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है आपकी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जब ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुनोत्री ग्लेशियर जो है आपके यहाँ से निकल रही है और गंगा को प्रयागराज में ज्वाइन करती है। जो आपको पता है प्रयागराज में आपका क्या हुआ था, यहाँ पर प्रयागराज में आपका कुंभ मेला लगा था, तो संगम जो है वो आपको मिलता है। तो गंगा, यमुना ये तो आप देख सकते हो, लेकिन सरस्वती जो है वो दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन पहले हुआ करती थी, तो इसीलिए 3 रिवर्स का संगम माना जाता है। चलो, इसके बाद में यहाँ पर आती है आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपकी तिब्बत में से शुरू होती है, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल में है। यहाँ पर गंगा के साथ में मर्ज हो रही है, ह्यूज फ्लड प्लेन्स है। महानदी रिवर आपकी छत्तीसगढ़, ओडिशा और हीराकुंड डैम आपका महानदी रिवर पर कौन सा डैम है, महानदी रिवर पर हीराकुंड डैम है। याद कर लेना, डैम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और रिवर्स के साथ में आपको याद होने चाहिए, ठीक है। गोदावरी रिवर टिम्बक प्लेट्यू है आपका यहाँ पर, और लार्जेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया की है। पेनिनसुलर इंडिया मतलब जो आपका नीचे वाला पूरा का पूरा सदर्न वाला रीजन है ना, वहां पर गोदावरी रिवर जो है यहाँ पर। तो लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर इंडिया। कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है। नागार्जुन सागर डैम है यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करें कावेरी की,
तो कावेरी के बीच में लड़ाई चलती रहती है, आपको पता होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहुत लड़ते हैं आपस में ये लोग। तो ये आपका फर्टाइल डेल्टा है। सुवर्णरेखा झारखंड में है आपकी, और ये स्मॉल लेकिन इंपॉर्टेंट है। दामोदर जो है वो आपकी सौरो ऑफ बंगाल मानी जाती है, सौरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, दामोदर रिवर को, ठीक है, याद रखना। चलो इसके अलावा और कौन सी है, ऋषिकुल्या आपकी वेस्टर्न घाट में है, ओडिशा में बैतरानी और ब्रह्मानी, ठीक है, आनी आनी कर कर कोई रिवर आ जाए तो लिखाना ओडिशा की है। चलो हो गया याद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो याद नहीं रहता कौन से क्वेश्चन पर थे, नंबर याद नहीं रहता है मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी जो है, ठीक है, आईएनसी का उन्होंने कौन से सेशंस जो है वो प्रिसाइड किए थे। तो यहाँ पर आपका बेल्जियम वाला जो था, ठीक है, बेलोगाम, सॉरी बेल्जियम नहीं, तो यहाँ पर आपका बेलोगाम जो है वो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर प्रिसाइड किया था, ठीक है। केवल एक ही सेशन किया था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1924 में किया था। क्यों किया था, क्योंकि पार्टी में आपस में लोग टूट रहे थे, मॉडरेट्स जो थे ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की लड़ाइयां चलनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ये गांधी जब जेल से वापस आए तब इन्होंने देखा था। तो पहला सेशन किसने किया था 1885 में, यहाँ पर डब्ल्यूसी बैनर्जी ने। फिर दूसरा सेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1896 में यहाँ पर आपका तीसरा सेशन हुआ था, जो कि वंदे मातरम यहाँ पर गाया गया था पहली बार। 1896 में वंदे मातरम पहली बार कौन से सेशन में गाया गया था, कैलकाटा के सेशन में। और यहाँ पर रहीमतुल्ला एम सयानी जो है, ठीक है, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। 1906 में आपके पास कैलकाटा में दादा भाई नौरोजी आए थे और स्वराज डिक्लेयर हुआ था। 1907 में सूरत में हुआ था ये रास भरी घोष, ये भी इंपॉर्टेंट है, रास भरी घोष जो थे सूरत सेशन जो हुआ था आपका, ठीक है, इसमें स्प्लिट हो गई थी आईएनसी के बीच में, टूट गए थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। इसके बाद में 1911 में आपका हुआ फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल फ्लैग के साथ में। 1916 में लखनऊ में हुआ था, यहाँ पर मजूमदार जी थे। लखनऊ पैक्ट हमारा मुस्लिम लीग के साथ साइन किया गया। फिर 1917 में कैलकाटा में एनी बेसेंट जो थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन बनी थी, एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन कौन बनी थी, सरोजनी नायडू, ठीक है। फिर यहाँ पर 1920 में नागपुर में आपका क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो सी विजय राघव वाचीरार, ठीक है। 1924 में आपको पता ही है बेलगाम वाला हुआ था, जहां पर आपके महात्मा गांधी जो थे वो यहाँ पर इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। 1925 में कानपुर में हुआ था, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बन गई थी सरोजनी नायडू 1925 में, ठीक है। 1927 में एम ए अंसारी ने कॉल फॉर इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की यहाँ पर बात हुई थी। कब हुई है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात, 1927 में, ठीक है, मद्रास में। 1931 में आपके पास वल्लभ भाई पटेल बने थे, कराची रेजोल्यूशन पास किया था फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर। पूर्ण स्वराज कब हुआ था, लाहौर में हुआ था 1929 में, ठीक है। 1929 में क्या हुआ था, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आए थे और बोले भाई पूर्ण स्वराज चाहिए, अपने पापा के अगेंस्ट चले गए थे ये, इसके लिए मोतीलाल नेहरू उनके फादर थे, ठीक है। इसके बाद में 1939 में त्रिपुरी आपका सेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने रिजाइन कर दिया था गांधी जी की वजह से, और फिर राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। तो 1939 त्रिपुरी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1946 में मेरठ में हुआ था, जेबी कृपलानी जी थे यहाँ पर, लास्ट सेशन था इंडिपेंडेंस से पहले। फिर आपके पास दो सेशन और हुए थे, जयपुर में और बॉम्बे में, ठीक है। चलो इतना याद हो गया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे ये बताओ, बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में बन गए थे। 1885 में शुरू हुआ था, 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो बन गए थे। फिर यहाँ पर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आपको मैं बता ही चुकी हूँ, पूर्ण स्वराज वाला 1929 में हुआ था, जहां पर हमारे जवाहरलाल नेहरू आए थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे, ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गीता गोविंदा जो है, ठीक है, गीता गोविंदा यहाँ पर
आपसे पूछा जा रहा है कि किसने लिखी थी, तो जयदेव जो है इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो गीता गोविंदा एक 12th सेंचुरी की संस्कृत टेक्स्ट थी, जो कि यहाँ पर जयदेव जी ने लिखी थी। यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जो है, ठीक है, गीता किससे रिलेटेड है, कृष्ण जी से है। गोविंदा किसका नाम है, कृष्ण जी का है, तो कृष्ण और राधा जी के यहाँ पर लिरिकल पोइट्री लिखी गई थी और एक मास्टरपीस हमारे डिवोशनल लिटरेचर का बनाया गया था। ठीक है, चलो इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी थीम पूछी जा सकती है, तो डिवाइन लव के बारे में बात हुई थी, जो हमारे किसके बीच में थी, कृष्ण राधा जी के बीच में थी। ठीक है, अच्छा चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास इस पे रिलेटेड तो बताओ, मेरे ध्यान में तो कुछ आ नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी ह्यूमन डिसीज जो है वो बैक्टीरिया से होती है, तो टाइफॉइड होती है। ठीक है, अच्छा लिटरेचर के बारे में बात कर सकते हैं ना। चलो संगम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले संगम लिटरेचर कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था, 300 बीसीई से 300 सीई तक स्टार्ट हुआ था। थीम क्या थी, हीरोइज्म थी और लव वॉर था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आपको याद होने चाहिए, इट्टू होकाई, इट्टू होकाई और पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू। ठीक है, चलो इसके बाद में यहाँ पर फेमस ऑथर थे अव्यार और कापिलर। फिर आता है नाट्य शास्त्र, तो ये इसके ऑथर कौन थे नाट्य शास्त्र के, ये इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि। और यहाँ पर रासा थियरी की बात हुई थी, कितने रस हैं, 9 रस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पंचतंत्र, पंचतंत्र स्टोरीज होती है ना, तो यहाँ पर फैबल बेस्ड छोटी छोटी स्टोरीज होती है। तो विष्णु शर्मा जो है, अच्छा स्टोरीज भी यहाँ पर ना भगवान जी से रिलेटेड जो है वो नाग वगैरह इनसे रिलेटेड ही है, तो ऐसे विष्णु जी से याद कर सकते हो, संस्कृत में है ये। अब तो इसके अमेजोन पर जाकर देखोगे तो आपको इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएंगे। अभी मैंने हाल फिलहाल में एक बुक ऑर्डर की है अपने नेफ्यू के लिए, हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र में यहाँ पर बाना भट्टा है, हर्ष चरित्र। ठीक है, कालिदास के वर्क की अगर हम बात करें तो कालिदास ने यहाँ पर शकुंतला, मगधूत और रघुवंश और कुमार संभव ये सारी की हैं। जटका टेल्स में बताई चुकी हूँ, पाली में है, प्रीवियस बर्ड्स की बात हुई है बुद्धा के। और यहाँ पर कुडुक्का निकाया जो है सुत्ता पिटाका का इंपॉर्टेंट है। शिलापकट्टिकरम, इलांगो अडिगाल जो है, देखो इसका नाम लिख देती हूँ वरना फिर कहोगे क्या बोल गई है, पता भी नहीं चल रहा है, पट्टिकरम। ठीक है, और ये है इलांगो अडिगाल, तमिल लैंग्वेज में है ये। ठीक है, कानांगी और कोवलन की यहाँ पर टेल्स है। एन ए अकबरी किसने लिखी है, देखो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एन ए अकबरी। पहले तो पता है यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, मतलब जो हमारे मम्मी पापा लोग देते थे ना उस टाइम पर, अब नहीं आते। अबुल फजल, पर्शियन में लिखी गई है ये। ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स अकबर के बारे में बात हुई है। फिर आता है आपका टोलकापियम, टोलकापियम जो है ये यहाँ पर टोलका पय्यार ने लिखा है, पय्यार। ठीक है, पय्यार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड माना जाता है, इनमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ देते हैं, यूज करते हैं, मुझे मीनिंग याद नहीं है। तो ये तमिल ग्रामर के बारे में है। और एक लास्ट एक और पढ़ लेते हैं, रजत रांगिनी, रजत रांगिनी। ठीक है, ये है आपकी कलहाना जो है इन्होंने लिखी है, संस्कृत में है और कश्मीर किंग्स के बारे में है। ओके, याद हो गया। चलो अब बाकी क्वेश्चंस पर आते हैं। तो यहाँ पर हम ह्यूमन डिसीजेस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन कौन सी ह्यूमन डिसीज है इनमें से जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, तो टाइफाइड जो है वो, टाइफाइड फीवर जो है वो आपको होता है बैक्टीरियम सल्मोनियला टाइफी से, सल्मोनिया टाइफी। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपके कंटामिनेटेड फूड या वाटर से होता है और इसमें सिम्टम्स क्या है, बहुत हाई फीवर हो जाता है, वीकनेस होती है, स्टमक पेन होता है, ठीक है, रैशेस हो जाते हैं। चलो, तो यहाँ पर हाइजीन मेंटेन करने की बात की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पता है क्या होता है, जब बहुत बार दवाइयां ना बीच में इलाज छोड़ दिया फिर दवाई शुरू करी, फिर यहाँ पर जो आपके अंदर ये बैक्टीरियाज होते हैं ये रेजिस्टेंट हो जाता है जो दवाइयां आप ले रहे थे उससे, फिर और अच्छी डोज लेनी पड़ती है।
तो यहाँ पर ये इंडिया में ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लोग खुद से ही दवाई बंद कर देते हैं कि चलो अब तो बुखार सही हो गया, अब दवाई की क्या जरूरत है। ट्यूबरक्लोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है यहाँ पर लंग्स को अफेक्ट करता है और एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स होता है। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, यहाँ पर ये इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करता है, कंटेमिनेटेड फूड है उससे होता है। कोलेरा आपको पता ही है, कोलेरा होता है वाइब्रियो कोलेरे, वाइब्रियो कोलेरे से, ठीक है। चलो, निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ये किस क्या है? ये है निमोनिया का, निमोनिया की स्पेलिंग पता है ना। चलो, टेटेनस आपको किससे होता है? टिटानी करके ही होता है इसका नाम ना, टेटेनस। आपको इंजेक्शन भी लगते हैं ना, गिर जाते हैं अगर सड़क वड़क पर कुछ हो जाए। चलो, प्लेग आपको यार्सीनिया पेस्टिस प्लेग, लिम्फ नोड्स वगैरह हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। डाइप्थीरिया आपको किससे होता है? डाइप्थेरिया करके ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उससे याद कर लेना, कॉरिन बैक्टीरियम डाइप्थेरियम। वूपिंग कफ, कफ यहाँ पर पर्ट्यूसिस से होता है, चलो इतने याद कर लो। लैप्रेसी याद कर लो, लैप्रेसी इंपॉर्टेंट है, लैप्रेसी आ जाता है। लैप्रेसी होता है आपको माइकोबैक्टीरियम, जो कि आपका ट्यूबरक्लोसिस में भी था, है ना, माइक्टोबैक्टीरियम, लेकिन यहाँ पर इसका फुल नेम क्या है? लैप्रे, ठीक। चलो, मैनिंग टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लो, मैनिंग टेस्ट। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक इसके ही नाम जैसा ना एक वर्ड आता है मैनिंग, इससे पूरा याद कर लो, बहुत बड़ा सा है, इससे याद भी नहीं हो पाएगा। टाइडिस, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये अफेक्ट कर रहा होता है। चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, हाँ जी, गवर्नर पूछा गया है आरबीआई के कौन थे जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुई थी। तो अभी तो गवर्नर चेंज हुए हैं आरबीआई के, एक तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि भाई आरबीआई के गवर्नर अब कौन है ना। चलिए, तो उस टाइम पर थे उर्जित पटेल, इससे पहले ये डिप्टी गवर्नर थे और उसके बाद में ये डिप्टी गवर्नर से क्या बन गए थे? उर्जित पटेल जो है वो बन गए थे। अच्छा, इनके बाद में अभी शक्तिकांता दास थे, अब आ गए हैं संजय मल्होत्रा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आ जाएगा एग्जाम में, संजय मल्होत्रा, ठीक है। तो उर्जित पटेल कौन से नंबर पर थे? 24 थे गवर्नर, और यहाँ पर रघुराम राजन जो थे उनसे इन्होंने ये पोजीशन ली थी। फिर डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था? 500 रुपए के और 1000 के जो नोट्स थे वो यहाँ पर लीगल टेंडर नहीं रहे थे, ठीक है। चलो, फिर कागज के टुकड़े बन गए थे, बेसिक बात ये है। अब पीएच यहाँ पर पूछा गया है, पीएच के ऊपर क्वेश्चन आपको काफी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं कि भाई अलग अलग यहाँ पर आपके पास में वो है। तो लेमन जूस जो है उसका पीएच कितना होगा? तो लेमन जूस का कितना होना चाहिए? यहाँ पर लेमन जूस का आपका टिपिकली अराउंड 2 है। अगर एसिड होगा तो क्या होता है? एसिड होता है तो आपका यहाँ पर 7 से कम तक होता है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक हो जाता है और ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में बैटरी एसिड होता है, जिसका होता है बैटरी वाले जो एसिड है उसका 0 से 1 तक होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारा, पेट में हो जाती है ना एसिडिटी, तो यहाँ पर 1.5 से 3.5 होता है। लेमन जूस का 2 के अप्रोक्सीमेट होता है, विनेगर का 3 के अप्रोक्सीमेट होता है, ऑरेंज का 3.5 से 4 होता है, टमाटो का 4.5 तक का होता है, ब्लैक कॉफी का 5 होता है, प्योर वाटर का आपका 7 होता है, जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। एक बार याद कर लो, इसको बोलती जा रही हूँ, नंबर इसी के क्रम में याद करना। तो बैटरी एसिड, गैस्ट्रिक जूस, लेमन, विनेगर, ऑरेंज, टमाटो, फिर ब्लैक कॉफी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर प्योर वाटर, न्यूट्रल हो गए। अब ह्यूमन ब्लड जो है वो होता है आपका 7.35 से 7.45। फिर आता है सलाइवा 6.2 से 7.6। फिर आता है मिल्क 6.5 से 6.7। सोप सोल्यूशन 9 से 10, अमोनिया सोल्यूशन 11 तक, लाइम वाटर 12 तक, ब्लीच 12.5 और अवन क्लीनर जो होता है वो 13 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। तो स्टमक एसिड जो होता है HCl जो होता है वो आपका 2 pH के अराउंड चलता है, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ हमारे पास में पीएच इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लें, वो भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि भाई हमारे पास में अलग अलग तरह के कलर चेंजेस क्या होते हैं और पीएच इंडिकेटर्स क्या है। तो सबसे पहले होता है लिटमस,
ठीक है। यहाँ पर जो रेंज होती है वो होती है आपकी 4.5 से 8.3 के अराउंड। एसिड है तो रेड हो जाता है, बेसिक है तो ब्लू हो जाता है, और जनरल पीएच टेस्ट रहता है लिटमस पेपर का, है ना, देखा होगा शायद स्कूल में जब एक्सपेरिमेंटेशन करने जाते थे। फिर आता है फिनोल्फथैलीन। तो फिनोल्फथैलीन में आप क्या देखोगे, यहाँ पर 8.2 से 10 तक होता है। एसिड है तो कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं है, बेसिक है तो पिंक हो जाता है। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज में क्या देखोगे, मिथाइल ऑरेंज में एसिडिक कलर जो है वो रेड होता है मिथाइल ऑरेंज का, और यहाँ पर बेसिक कलर जो होता है वो आपका हो जाता है येलो। ठीक है, और रेड और येलो और किसका होता है, मिथाइल ऑरेंज के अलावा मिथाइल रेड का भी होता है। ठीक है, फिर आता है ब्रोमोथाइमॉल। ब्रोमोथाइमॉल 6.0 से 7.6 तक चलता है, येलो और ब्लू। ठीक है, येलो एसिडिक और ब्लू बेसिक। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ये आपका रेड से वायलेट तक आता है, तो रेनबो कलर्स चलते हैं इसमें। ठीक है, विबग्योर जो है उल्टा चलता है इसमें, विबग्योर उल्टा चल रहा होता है। ठीक है, चलो थाइमोल ब्लू भी होता है, एक 2 स्टेप इंडिकेटर रहता है इसमें आपका, रेड येलो फिर येलो ब्लू ऐसे करके रहता है। चलो एक बार बोल दो दोबारा से, लिटमस होता है, लिटमस पेपर जो हम यूज करते थे, रेड ब्लू होता था लिटमस पेपर, रेड ब्लू। ठीक है, फिर फिनोलोफ्थैलीन ये आपका क्या रहता है, ये आपका कलरलेस रहता है और पिंक हो जाता है। ठीक है, फिर आपके पास मिथाइल ऑरेंज था और मिथाइल रेड था, जो आपका रेड होता है एसिडिक और येलो होता है बेसिक। ठीक है, फिर आपके पास था यहाँ पर ब्रोमोथाइलोल ब्लू, यहाँ पर ये आपका येलो होता है और ब्लू हो जाता है। ठीक है, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर था जो आपका रेड से वायलेट की तरफ जा रहा होता है। चलो हेडक्वार्टर्स यूनेस्को के पूछे, अभी थोड़ी देर पहले पूरा का पूरा ये डिस्कस किया है, तो इसको अब यहीं तक छोड़ देते हैं। 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, ये भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सी आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस जो है, ठीक है, ब्रह्मोस के बारे में आपको पता होना चाहिए, भी हाल फिलहाल में दोबारा से न्यूज में आ गई थी। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि डेवलप की थी इंडिया और रशिया ने मिलकर। अब ये यहाँ पर मैच 2.8 से 3.0 तक जाती है और फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती है। ठीक है, ये आपके लॉन्च कर सकते हो लैंड से, सी से और एयर प्लेटफॉर्म से। तो ब्रह्मोस में ब्रह किसके लिए है, यहाँ पर इंडिया, और मोस किसके लिए है, रशिया के लिए है, मॉस्का रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। मॉस्का रिवर कहाँ पर है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कहोगे कहाँ से आ गया था ये, तो ये रशिया में है, ब्रह्मोस का इसके ऊपर ही नाम है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम बात करें, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। जॉइंट वेंचर किस किस का है, डीआरडीओ का, कभी आधे लोग इसरो लिखाओ, याद रखना, डीआरडीओ और एनपॉम का। ठीक है, प्रोपल्शन जो है वो 2 स्टेज में होता है, सॉलिड और लिक्विड में। इनर्शिया, जीपीएस, ग्लोन्साज यहाँ पर हम प्रीसाइज उसके लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्रह्मोस 2 जो है वो क्या है, ब्रह्मोस 2 ये तो सुपरसोनिक है, वो हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक क्या है, ब्रह्मोस 2, याद हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है वो हमारा यहाँ पर कितना हो सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको पूछा गया है, अगर हम 1/4 ओम की सीरीज लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका कितना रहेगा। तो जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अलग तरीके से आता है, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो अलग तरीके से होता है। तो जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो सम आपका आ जाएगा, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, तो टोटल आपका 4 बार किया तो 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो आर टोटल आपका कैसे होता है, R1 R2 R3 सबको ऐड कर देते हैं। अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए आया तो क्या करते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना, और ये आपका किसके बराबर होता है, 1/Rn। अगर ये पैरेलल में बोला होता तो ये इस तरीके से कर रहे होते। और यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है कि आपके पास में करंट जो होता है वो आपका सेम रहता है सीरीज में। सीरीज में करंट सेम रहता है, एम्पियर्स में लेते हैं करंट को,
और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, जबकि पैरेलल में जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, याद हो जाएगा यहाँ पर। चलो, इसके अलावा और कुछ जानना है, कोई फॉर्मूले जानने हैं? किसी को कुछ और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जब भी आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आपको तुरंत ही यहाँ पर रिप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, फॉर्मूला एक ये वाला याद कर लेना, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज आप वोल्ट्स में लेते हो, एम्पियर में करंट लेते हो, और ओम में आपका रेजिस्टेंस ले रहे होते हो, है ना। ठीक है, इसी से आप यहाँ पर आंसर्स निकाल लोगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला पता है आपको? और 750 क्या होता है? हॉर्स पावर के लिए यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आई वी इंटू आई होता है, इसी से याद कर लेना आपका यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है आपका पावर का फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइथन के बारे में पूछा है कि जो पाइथन है वो यहाँ पर प्रोग्रामिंग क्या है। तो पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सांप मत लिख कर आ जाना जाके, ठीक है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पाइथन जो है एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि इसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी के लिए जानी जाती है। अभी हम इसको डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, काफी इजी होती है वैसे तो, लेकिन अगर एक बार सीख गए, लेकिन अगर नहीं सीखे हो तो थोड़ी सी टफ मानी जाती है। ओके, चलो इतना ही आपके पास में आ सकता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हो सकती हैं आपको पता है? यहाँ पर एक तो आपकी सबसे पहले सी हो जाती है, फिर आपके पास सी प्लस प्लस आ जाती है, फिर आपके पास जावा है, अभी पाइथन आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में मशीन लैंग्वेज में हम बाइनरी कोड्स यूज करते थे, 0 और 1 वाले। अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज में, हम लो लेवल लैंग्वेज थी तो निमोनिक्स यूज कर रहे होते थे। अब हाई लेवल लैंग्वेज चल रही थी, जिसमें कि पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस और रूबी आते थे। अब एक नई लैंग्वेज आई है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, पाइथन, बैश, ये सब आप कर पाते हो। तो ये आपकी बेसिकली यूज हो रही होती है एआई के लिए, ठीक है, ऑटोमेशन हम आराम से कर पाए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? जावा स्क्रिप्ट, और क्या यूज करते हैं? जावा स्क्रिप्ट के अलावा पीएचपी यूज कर लेते हैं, पाइथन यूज कर लेते हैं, और बैश यूज करते हैं, BASH। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हो। यहाँ पर मेरे को अभी बस इतना ही समझ में आ रहा है। ऊप का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं इंटेल के बारे में कि इंटेल कोर i9 जो है वो यहाँ पर क्या है। तो ये एक तरह का प्रोसेसर है, जब आप लैपटॉप यूज करते हैं तो i9, i7, i5 इस तरीके से लेकर आते हो उसको। तो बेसिकली एक हाई एंड प्रोसेसर सीरीज है, जो कि यहाँ पर इंटेल जो कंपनी है इसने बनाई है डेस्कटॉप और लैपटॉप्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें रॉबर्ट नॉइस जो है वो यहाँ पर इंटेल के फाउंडर है, रॉबर्ट नॉइस एंड जॉर्डन मूरे। ठीक है, ये याद कर लेना। चलो, ये सीपीयूज वगैरह में यूज होता है, ये याद होना चाहिए। अच्छा, अभी आईपीएल इंडिया में चल रहा है करेंटली, तो आईपीएल 2020 से तो रिलेटेड कुछ पूछेंगे नहीं, आईपीएल 2025 से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी तो आपका प्लेऑफ कल खत्म हुआ है, फाइनल अभी होना बाकी है, तो हमें तो पता नहीं है भाई कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी, आरसीबी जीतेगी या कौन सी टीम जीतेगी, वो आप देख लेना जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत रत्न अवार्ड के बारे में कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो यहाँ पर किसको नहीं दिया गया था 2019 में। तो अब आपके लिए भारत रत्न कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? आपके पास में लेटेस्ट वाले भारत रत्न अवार्ड जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब 2025 वाली लिस्ट तो आई नहीं है, तो आपको कौन सी याद करनी पड़ेगी? 2024 वाली। ठीक है, तो 2024 में अगर हम देखें, कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह
और MS स्वामीनाथन, इन सभी को यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 4 नाम आपके सामने कौन कौन से हैं, कर्पूरी ठाकुर है, LK अडवाणी है, इसके अलावा MS स्वामीनाथन है, और यहाँ पर कौन थे आपके, चरण सिंह। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर जो है उनको जननायक भी बोला जाता है, बिहार के 11वें नंबर के CM थे, 11th नंबर के। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया था, OBC कास्ट को यहाँ पर आगे बढ़ावा देने के लिए ये मुंगेरी लाल कमीशन को इन्होंने इसका जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की थी। इसके बाद में आते हैं आपके MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, मनकंबो स्वामी वासन, तो यहाँ पर इनका आपको कैसे याद करना है, स्वामीनाथन याद कर लो, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जो हमारे पास में ये हाई यील्डिंग व्हीट और ये सब राइस वेराइटीज देखी जाती हैं वेस्ट यूपी बिहार वगैरह में, ये आपको इन्होंने ही यहाँ पर बोला था। ठीक है, इसके अलावा जब यहाँ पर प्लांट वेराइटीज से रिलेटेड एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, तो यहाँ पर इन्होंने इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनको और कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला हुआ है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये भी अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं। अब आती है बात नरसिम्हा राव की, तो नरसिम्हा राव जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपको पता होगा वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इसके अलावा उन्होंने जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है इसको रीसेट किया था, और US के साथ में हमारे टाइज को इम्प्रूव किया, और इजराइल के साथ जो रिलेशनशिप हमारी स्टैब्लिश हुई है उसमें भी इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, इन्होंने ही इनिशिएट किया था। ठीक है, LPG रिफॉर्म्स यहाँ पर इनके सामने आ गए थे। इसके अलावा फन, ठीक है, एक हिंदी ट्रांसलेशन है फेमस तेलुगु नॉवेल की, वेरी पडागलू, वेरी पडागालू, इसका यहाँ पर हिंदी क्या हुआ, एक हिंदी ट्रांसलेशन हुआ जिसका नाम था सहस्त्र फन। ये इन्होंने यहाँ पर इसको क्या किया था, पब्लिश किया था। और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इनके टाइम पर आए थे, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड भी हो गए। फिर आते हैं लाल कृष्ण अडवाणी, जो कि 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। चौधरी चरण सिंह का आपको पता ही होगा, इन्होंने यूपी में जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करवाया था। ठीक है, अच्छा, ये महात्मा गांधी जी के फॉलोअर थे, और बहुत यहाँ पर एक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है मेरठ में, आपको शायद पता हो, यहाँ पर ये लोकनायक कहलाए जाते हैं फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनके लिए याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कैबिनेट मिशन के बारे में है। मैंने आपको कैबिनेट मिशन से रिलेटेड अभी थोड़ी देर पहले भी चीजें बताई थी। तो यहाँ पर पूछना है कि भाई कैबिनेट मिशन जो है वो आपका कौन से ईयर में आया था। तो कैबिनेट मिशन आपका कब आया था, ये आया था 1946 में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको क्यों लेकर आई थी कि भाई किस तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए हमें पावर को ट्रांसफर करना है, और एक प्लान जो है वो इन्होंने यहाँ पर बताया था। तो मार्च 1946 में ये प्लान आपके सामने लेकर आया गया था। कौन लाया था यहाँ पर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो प्रेसिडेंट थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे, लॉर्ड लॉरेंस सेक्रेटरी, सर क्रिप्स जो थे प्रेसिडेंट थे इस बोर्ड के, और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी थे। तो यहाँ पर ये एक स्कीम लेकर आए थे कि भाई यहाँ पर इंडिया की यूनिटी को हम किस तरीके से मेंटेन कर चलें, और जो मुस्लिम लीग के कंसर्न है उन्हें भी एड्रेस कर चलें हमारे पाकिस्तान के लिए। ठीक है, इनके कुछ मेन प्रपोजल सुन लो एक बारी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की इन्होंने बात की थी, जहां पर इन्होंने बोला था कि इंडिया को हम एक फेडरल यूनियन बनाएंगे प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का। अब इन्होंने यहाँ पर 3 आपको ग्रुप्स सजेस्ट किए, ग्रुप A, B और C। ए में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, बी में आपकी मुस्लिम मेजोरिटी, और ग्रुप C जो था यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ईस्ट में आए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ पर इन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि भाई ड्राफ्ट करना शुरू करो। इंटरिम गवर्नमेंट इन्होंने इंडिया में सेट कर ली। ठीक है,
अच्छा, इन्होंने साफ मना कर दिया था कि भाई पाकिस्तान जैसा कोई भी अलग से एक कंट्री नहीं बनेगा। और 3 स्ट्रक्चर्स आपको इन्होंने बताया कि भाई सेंटर बनेगा, ग्रुप बनेगा, प्रोविंसेस बनेंगे जिनको लिमिटेड पावर दी जाएगी। माइनॉरिटी सेफगार्ड्स की इन्होंने बात की, और जो मुस्लिम लीग थे इन्होंने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर अलग अलग डिसीज जो आपकी यहाँ पर किससे रिलेटेड है, यहाँ पर विटामिन डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि बेरी जो है वो यहाँ पर कौन सी डेफिशिएंसी से होती है, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। तो कार्डियोवास्कुलर, नर्वस, मस्कुलर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है इनको ये अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अच्छा विटामिन A से कौन सी होती है, ए से होती है आपको नाइट ब्लाइंडेडनेस। ठीक है, और इसके अलावा आपको कौन सी होती है, जीरो पथालमिया, फिर कैरा मालेशिया, कैरेट मालेशिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्राई आईज ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। फिर आता है B1, B1 में थाइमाइन इसका नाम होता है, B1 का नाम क्या है, थाइमाइन। ठीक है, तो बेरी आपको हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलती है। B2 जो है, B2 को हम क्या बोलते हैं, B2 को हम बोलते हैं यहाँ पर राइबोफ्लेविन। इससे कौन सी डिसीज होगी, एरिबोफ्लेविन। तो इसके आगे का भी नाम है लेकिन इतना याद कर लो तो याद हो जाएगा। फ्लेविन, फ्लेविन किससे रिलेटेड है, B2 से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये माउथ कॉर्नर्स जो है उनको क्रैक कर देती है, सोर थ्रोट्स, स्किन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। B3 से नाइएसिन। ठीक है, इसके बाद में B9 फॉलिक एसिड। फॉलिक कहाँ पर चाहिए होता है, बालों के लिए चाहिए होता है। मेगलाओबास्टिक अनेमिया। ठीक है, मेगलाओबास्टिक अनेमिया, ये यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ब्लास्टिक, सॉरी ये आपका यहाँ पर आ जाता है B3 का, सॉरी B9 का यहाँ पर डिसीज। ठीक है, फिर यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं फीटस में। विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो कोबल अमीन जो है वो इसका नाम रहता है। यहाँ पर परनीशियस अनीमिया जो है, परनीशियस अनीमिया इससे होने वाली डिसीज है। विटामिन C से कौन सी होती है, स्कर्वे होती है, स्कर्वे आपको याद होगा शायद से, विटामिन C से होने वाली है। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, वुंड हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। फिर आता है विटामिन D। विटामिन D में आपके पास कौन सी डिसीज होती है, रिकेट्स होती है। ठीक है, बच्चों में हो जाती है ये रिकेट्स।